हेलो गाइस, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं 71 क्वेश्चन से। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 70 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो अब 71 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप। ये पूछ रहा है कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ये कथन सही है या गलत? अब देखिए, सम्मिलित परिवार क्या, जैसे पहले सब लोग एक परिवार में सब लोग मिलजुल के रहते थे, बहुत बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, बच्चे को अनौपचारिक शिक्षा मिल जाती थी। कुछ कुछ ज्ञान बच्चा पहले से घर में लेके फिर स्कूल जाता था। जब स्कूल में एडमिशन होता था तो उसके पास कुछ ज्ञान ऑलरेडी रहता था, अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन अब सम्मिलित परिवार नहीं है, घर में बच्चे को बताने वाला कोई नहीं है। तो अब बच्चा जो ज्ञान पहले से सीख के स्कूल जाता था, अब स्कूल वालों को वो भी सिखाना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्कूल पे अधिक भार पड़ रहा है। तो ये कथन सत्य है, ठीक है। अगला, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, बालक के चरित्र का निर्माण उसके विद्यालय में नहीं सिखाया जा सकता है पूरी तरह से। उसका चरित्र कैसा होगा, वो घर पे कैसे वातावरण में रह रहा है, इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए बच्चे के चरित्र का निर्माण केवल घर पे ही किया जा सकता है। अगला देखेंगे हम लोग, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है। देखिए, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है, बताइए आप। बालक का भावनात्मक विकास करना। मनमानी करने की स्वतंत्रता तो बिल्कुल नहीं देते हैं घर वाले। केवल अपने अनुभव से अगर हम सीखने देंगे, बालक कुएं में झाँक रहा है तो हम उसको समझाना है कि कुएं में नहीं झाँकना है। अगर उसको अपने अनुभव से सीखना होगा तो उसको कुएं में गिर जाने देंगे। वो गिरेगा तब सीखेगा कि नहीं झाँकना था, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसलिए बालक का भावनात्मक विकास करना, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। परिवार समूह का प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। यह कथन किसका है, बताइए। अब देखिए, ये कथन किसका होगा, ये देखिए, इसमें लिखा है कि बालक का महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है। तो जब बालक महत्वपूर्ण समय में अपने परिवार में रहेगा, ज़्यादातर समय अपने परिवार में बिताएगा, तो परिवार में उसको सुरक्षा देने के लिए बाकी लोग कैसे रहेंगे, एक गार्ड की भूमिका में रहते हैं, है ना। गार्जियन जो होते हैं वो गार्ड की तरह बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। तो गार्ड यानी कि बोगार्ड्स, ठीक है। बस यहाँ से आपको याद रख लेना है, ट्रिक है, बस आपको बस आंसर टिक करने से मतलब है, ठीक है। तो जैसे ही आएगा बालक का महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, तो उसको वहाँ गार्ड्स की जरूरत होगी। परिवार वाले गार्ड्स की तरह उसकी सुरक्षा करते रहेंगे, इसलिए वो गार्ड्स ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए, बताइए। देखिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, भावनात्मक संतुलन भी होना चाहिए, लोगों की संख्या अधिक होनी चाहिए, या फिर जिसमें बच्चों को कठोर रूप से अनुशासन में रखा जाना चाहता हो, ये होना चाहिए। बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो घर वो है जिसमें वातावरण सुखद और प्रेमपूर्ण हो, ठीक है। देखिए, परिवार में लोगों की संख्या अधिक होगी तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। परिवार नियोजन में हमको ध्यान देना है। बच्चों को कठोर अनुशासन में तो रखा जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये बात होगी, ठीक है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, सही बात है। प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। अब देखिए, प्लेटो ने दार्शनिक शासन की कल्पना की है, यानी प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, इसको सही मानेंगे हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आप देखिए, जब रूसी हो जाती है आपके बाल में बहुत ढेर सारी, तो जब रूसी हो जाती है तो आपको कौन सा शैम्पू लगाएं, कौन सा शैम्पू नहीं लगाएं, इस चीज़ के लिए कोई भी लॉज नहीं बने हुए हैं, ठीक है ना। कोई नियम कायदा कानून नहीं है कि अगर आपके बाल में रूसी हो गई तो इस शैम्पू से ठीक होगा, इस शैम्पू से नहीं ठीक होगा। तो जब कोई लॉज नहीं है इसके लिए, तो द लॉज, ठीक है ना, द लॉज रूसो की रचना नहीं है, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको याद रहेगा रूसो की रचना कौन सी नहीं है, रूसी के लिए कोई भी लॉज नहीं है, इसलिए लॉज, ठीक है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब देखिए, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। रूसो के स्वरूप, अब आप बताइए, अगर आपके बाल में रूसी हो गई अगर, ठीक है, तो रूसी प्राकृतिक चीज़ है, ये कोई आर्टिफिशियल तो है नहीं, प्रकृति से आती है। ये बाल में आपके ड्राइनेस होगा और ड्राइनेस से रूसी पैदा हो जाएगी, ये तो प्राकृतिक कॉज है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप प्राकृतिक हो जाएगा, क्योंकि रूसी प्राकृतिक, ठीक है। आगे बढ़िए। ड्यूवी के अनुसार एक शिक्षक है। तो अब देखिए, ड्यूवी के अनुसार या किसी के भी अनुसार, अरे भाई, शिक्षक क्या है, शिक्षक बाधा तो होता नहीं है, हाँ, शिक्षक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ही तो होता है। तो ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या हो जाएगा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। देखिए, ड्यू आजकल के यूथ जनरेशन की आवश्यकता है, उनको ड्यू, माउंटेन ड्यू पीने को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ड्यू के अनुसार
आवश्यकता है, ड्यू की आज के यूथ को आवश्यकता है, तो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, इससे आप ये ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ड्यूवी की रचना नहीं। देखिए, जब ड्यूवी की बात करेंगे, माउंटेन ड्यू है ना, जब जब आदमी ड्यू पिएगा, इंसान ड्यू पिएगा, जब हर इंसान ड्यू पीने लगेगा तो कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, कोई एक इंसान दूसरे इंसान से डरेगा नहीं, क्योंकि सभी के अंदर ये भावना आ जाएगी कि हमने तो माउंटेन ड्यू पिया है, डर क्या गए, जीत है। तो कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं रह जाएगा कि हमें इनसे इस तरह से पेश आना चाहिए, इनसे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इनसे इनको नहीं मारना चाहिए। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है हम सभी के बीच में, सोसाइटी के बीच में। तो जब सभी लोग ड्यू पी लेंगे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रह जाएगा। तो ड्यूवी की रचना कौन सी नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्राबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है। अब देखिए, ये जो फ्राबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है, कौन सी चीज़ अनुपयोगी है, उपयोग वाली नहीं है। अब देखिए, फ्राबेल में मैंने आपको बताया था कि आता है एफ, आता है ना। और उपहार, देखिए उपहार क्या होता है, GIFT। तो इसमें भी एफ आ गया, इसमें भी एफ आ गया, आया कि नहीं आया। तो बस फ्राबेल के अनुसार कौन सा अनुपयोगी है, जिसमें एफ आता है, गिफ्ट, उपहार। ये ऑप्शन आपको टिक कर देना है। ठीक है, बस फ्राबेल एफ पकड़ के चलना है फ्राबेल का। ठीक है ना, इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप देखेंगे। अगला देखिए, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गार्डन मतलब उद्यान, बाग बगीचा, तो उद्यान, और किंडर मतलब किड्स। ठीक है, तो किड्स मतलब बाल उद्यान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मॉन्टेसरी शिक्षण में बाल घर से क्या अभिप्राय है। अरे, बालक का घर क्या होता है, शिक्षण पद्धति में जब जब बालक शिक्षा लेने जाता है तो उसका घर क्या होता है, जो उसका विद्यालय है वही उसका घर होता है। ठीक है, अब आइए, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। तो देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों का एक उद्यान होता है, एक बगीचा होता है, जिस बगीचे में बालकों को फूल दिखा के, चीज़ों को दिखा दिखा के पढ़ाना पड़ता है कि बच्चे देखो ये फूल है, बच्चे देखो ये पत्ती है। तो उद्यान में जब लेके जाएंगे, बालक को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, उद्यान, चीज़ों को दिखा दिखा के पढ़ाने की आवश्यकता किन बच्चों को पड़ती है, जो मानसिक रूप से थोड़े मंद बुद्धि टाइप के होते हैं। उनको हमको बाहर बगीचे में लेके जाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, तब सिखाना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से जो मंद बालक होंगे उनको हम पढ़ाएंगे मॉन्टेसरी पद्धति से। ठीक है, अब देखिए, समाज की छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई समाज की क्या है, एक व्यक्ति। देखिए, समाज कैसे बनता है, पहले व्यक्ति आता है, फिर पहले नंबर पे व्यक्ति आएगा, फिर व्यक्तियों से परिवार बनेगा। ठीक है ना, फिर परिवार से सामाजिक संस्थाएं बनेंगी, विद्यालय तो अलग आता है। ठीक है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, ये सही बात है या गलत है, आप लोग बताइए। घर ही सबसे सही बात है, ठीक है ना, ये पहले भी आ चुका है। ठीक, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा सकता है, तो इसका उत्तर होगा देखिए 3। ठीक है ना, आप देखेंगे साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कुछ कुछ वाहन जो होते हैं वो 2 पहिए वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। साधन की बात कर रहा है ना, साधन मतलब जिससे हम चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो 2 पहिया वाहन होते हैं। फिर आते हैं ऑटो, 3 पहिया वाहन। फिर आती है कार, 4 पहिया वाहन। तो कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो बस 3 लगा दीजिएगा। अब जैसे ही साधनों की बात करें तो साधन 3 प्रकार के, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया। इससे आप याद रखेंगे, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। चलिए दोस्तों बताइए, कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ईयर 1964 में किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। तो बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे कि ये ऑप्शन जो है 1 तो लिखा है, फिर 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7। ठीक है, तो इससे याद रखेंगे कि 1987 बाल श्रम नीति की बात करें, बाल श्रम नीति 987। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिकी असंतुलन कब एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। देखिए, गतिक कारक, देखिए, पारिस्थितिक असंतुलन कब बनेगा, जब बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि होगी, तभी जाके एक असंतुलन समाज में पैदा होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का एकमात्र उपाय है शिक्षा। जब लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तभी जनसंख्या नियंत्रण कर पाएंगे। ठीक है, जातिवाद का उद्गम स्रोत क्या है।
जाति व्यवस्था कहाँ से आती है? जातिवाद जातियों से ही उपजती है। अलग अलग जातियाँ होंगी तो अलग अलग प्रकार का जातिवाद पैदा होगा। ठीक है, तो जातिवाद कहाँ से आता है? जातियों से ही पैदा होता है। सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है कौन? देखिए, सांप्रदायिकता जो लोगों के अंदर है उसको उन्मूलन मतलब खत्म करना है। अगर मान लीजिए तो वो कहाँ से खत्म होगा? कोई भी चीज़ जो समाज में बुराई है उसको खत्म करने के लिए हमको लोगों को शिक्षित करना होगा। जब लोगों को शिक्षा मिलेगी तभी समाज से बुराइयां खत्म होंगी। तो सांप्रदायिकता उन्मूलन कैसे होगा? शिक्षा से होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? अब देखिए, भौतिक प्रदूषण कौन सा नहीं है? वायु प्रदूषण भौतिक प्रदूषण होता है, मृदा भी फिजिकल होता है, जल प्रदूषण भी क्या है? फिजिकल कंटेमिनेशन है। लेकिन ये सामाजिक प्रदूषण जो है ये भौतिक प्रदूषण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ठीक, अब आप देखेंगे जब बालक को परिवार में शिक्षा मिलती है तो उसको लोग सिखाते हैं कि बच्चे देखो, सबके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना। बच्चों को खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान का भी आवश्यकता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। जैसे ही देखेंगे पारिवारिक शिक्षा की बात कर रहा है तो जितने भी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? सभी को पता है गुरुदेव कौन है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ जी को ही गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। अब अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री, आपको सबको पता है शिक्षक दिवस किस, जो टीचर्स डे मनाते हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन सर इनके जन्मदिन पे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, गीजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? अब बताइए। देखिए, गीजू भाई अपने भाई लोग कहाँ पैदा होते हैं? आपने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में जितने भी भाई लोग होते हैं, है ना, वो भाई बनते हैं, डॉन लोग बनते हैं। जो भाई लोग कहाँ पैदा होते हैं? महाराष्ट्र में। सारे भाई लोग मुंबई के होते हैं। आप देखेंगे जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ में भाई लोग होते हैं वो कहाँ के होते हैं? महाराष्ट्र। ठीक है, और कुछ कुछ भाई लोग जैसे मुन्ना भाई अपने, उनका चित्त इतना पवित्र, अंदर से उनका मन चित्त बहुत ही पवित्र। तो भाई मुन्ना भाई का चित्त पवित्र और भाई लोग होते हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए आते हैं। गीजू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ? अब हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, गीजू भाई अपन सबके सभी बालकों के भाई, और जब जो बालकों के जो भाई होंगे गीजू भाई, उनका जन्म, इसको देखिए याद रखने के लिए, जब आप गीजू भाई का नाम लिखेंगे, जैसे ही आप जी लिखेंगे वो लगेगा कि आप 5 लिख रहा है ना। इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 5 बन जाएगा, वो ऐसे लगेगा जी, और जैसे ही बढ़ाएंगे वो हो जाएगा 5। तो आपको बस 5 याद रखना है ना। 1885 में गीजू भाई का जन्म हुआ था। ये ट्रिक है आपकी। ठीक है ना, जैसे गीजू भाई जी लिखेंगे वो 5 बन जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गीजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? ठीक है, तो देखिए पुस्तकें गीजू भाई, अब देखिए पुस्तकों की बात हो रही है। पुस्तकें बालक पढ़ते हैं निःशुल्क। शिक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु तक दी जाती है। तो 14 वर्ष की आयु तक दी जाती है शिक्षा बालकों को निःशुल्क, इसलिए वहाँ से हम 14 उठाएंगे। गीजू भाई ने कितनी पुस्तकें लिखी? तो 14 पुस्तकें लिखी। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, सबको एक एक पुस्तक दे देंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो 14 पुस्तकें लिखी गीजू भाई ने। ठीक है, सबको एक एक पुस्तकें बांट दी। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, जैसे जब मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, बच्चों को बाहर छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि वो मंद बुद्धि टाइप के बालक होते हैं जिनको मॉन्टेसरी पद्धति में हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो शिक्षक उनको समझाएगा तो उनको समझ में ज़्यादा आएगा नहीं, उनको छोड़ देना है, वो खुद से ही सीखें, और शिक्षक को बस उनको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहना है। ठीक है ना। तो ये पद्धति कहाँ आती है? मॉन्टेसरी पद्धति में आती है। शिक्षक को कम हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि वो मंद बुद्धि बालक है। शिक्षक थोड़ा सा बोलेगा बस वो उग्र हो जाएंगे, मंद बुद्धि है, दिमाग ज़्यादा चल नहीं रहा है ना, तो वो उग्र हो जाएंगे, नहीं समझ में जब आएगा। तो उनको खुद से सीखने देना है, शिक्षक को बस थोड़ा थोड़ा उनको गाइड करते रहना है। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है। यह कथन किसका है? आप बताइए। देखिए, प्राकृतिक चीज़ तो अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में जाकर खराब हो जाती है। और दूसरा कथन क्या है? प्रकृति के स्वामी की ओर हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। अब देखिए, यहाँ प्रकृति की बात आई तुरंत, है ना। तो प्राकृतिक चीज़ों के दर्शन हम लोग को कहाँ होते थे? स्पेंसर्स में। मैंने आपको बताया था ना अभी, प्राकृतिक चीज़ों के दर्शन स्पेंसर्स में। और जब प्रकृति की बात आएगी तो प्रकृति हमेशा मुक्तात्मक,
और प्रकृति से एक और चीज़ मैंने आपको सिखाई थी क्या, कि प्रकृति जो है रूसी क्या होती है, प्राकृतिक चीज़ होती है ना। तो प्रकृति से आपको तुरंत रूसी याद आ जाएगी, ठीक है ना। प्रकृति से क्या याद रखना है आपको, रूसी जो होती है वो प्राकृतिक होती है, मालूम है हमारे पड़ जाती है, उसमें कोई लॉ नहीं होता है ना, लॉज नहीं होते हैं, द लॉज, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको लिंक करके रूसी के साथ आपको समझाया है, इसको रूसों से और आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। अब आप बताइए, जाल, इसमें आपको ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ये इसमें जाल कहाँ दिख रहा है आपको, बताइए। देखिए, जब आप बॉ लिखेंगे तो बॉ में ऐसे कटेगा तो ये एक जाल टाइप का बनता है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग 106 पे, सॉरी गाइस एक मिनट, हाँ 106, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य मस्तिष्क में आत्मा में पाए जाने वाले चतुर्मुखी विकास की बात कर रहा है। देखिए, चतुर्मुखी विकास की जब हम बात करेंगे, भारत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कलकत्ता तक, चारों दिशाओं में यात्राएं किसने की, हमारे वन एंड ओनली गांधी जी, ठीक है ना। जहां हम चतुर्मुखी विकास की बात करेंगे तो सभी चतुर्मुखी विकास, चारों दिशाओं में विकास की बात किसने की थी, गांधी जी ने की थी, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश, सत्य और प्रकाश की बातें कौन करेंगे, वही इंसान कर सकता है जिसको आत्मानुभूति हुई हो। और आत्मानुभूति किसको हुई थी, स्वामी दयानंद। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए जो भी इंसान सत्य बोलेगा, ठीक है ना, सत्य बोलेगा वही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखेगा। और सत्य कौन बोलेगा, सत्य वो इंसान बोलता है जिसके अंदर दया होती है, ठीक है। सत्य कौन बोलता है, जिसके अंदर दया होती है। आप देखेंगे जो स्वामी लोग होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, जो भी बातें बोलेंगे वो वेदों के अनुसार जो सत्य बातें हैं वही बातें बोलते हैं स्वामी लोग। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है, समाज में सत्य बोल के प्रकाश कौन फैलाता है, स्वामी लोग फैलाते हैं, इसलिए स्वामी दयानंद इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश, सत्य बोलकर समाज में प्रकाश कौन फैलाता है, स्वामी जी लोग फैलाते हैं, जिनके अंदर बहुत ही दया और करुणा होती है, ठीक है। तो दयानंद स्वामी जी महाराज। अब आगे आते हैं, अविधा, अविधा का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा। तो देखिए, गुरुकुलों की स्थापना कौन करेगा, स्वामी जी करेंगे, स्वामी जी ही तो गुरुकुल में पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा। तो गुरुकुल की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना किसने की। अब देखिए आप लोग, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, और किस स्थान पर की थी ये पूछ रहा है आपसे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना, देखिए शांति निकेतन मतलब ये ऐसा निकेतन है जहाँ बहुत शांति रहती है, शांति रहती है मतलब कोई बोलता नहीं है, इसलिए ये कहाँ रहेगा, बोलपुर में रहेगा। शांति निकेतन में बड़ी शांति रहेगी, वहाँ कोई बोलता नहीं है, तो बोलता नहीं है इसलिए बोलपुर, आपको याद हो गया। अब आप जैसे ही देखेंगे शांति निकेतन, तुरंत याद आएगा आपको बोलपुर, क्योंकि शांति निकेतन में बड़ी शांति रहती है और वहाँ कोई बोलता नहीं है, इसलिए बोलपुर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति क्यों की गई थी, राधाकृष्णन समिति की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। देखिए यहाँ डॉक्टर साहब हैं, है ना, और डॉक्टर लोग कब बनते हैं, जब पीएचडी कर लेते हैं, और पीएचडी करने के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, विश्वविद्यालय जाना पड़ता है। ये देखिए, तो विश्वविद्यालय जाएगा इंसान तभी तो पीएचडी कर पाएगा, हाँ। तो पीएचडी करने के लिए डॉक्टर साहब को वहाँ भेजा गया, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय, डॉक्टर साहब को देखते ही आपको विश्वविद्यालय याद आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। अब दोस्तों आगे करेंगे अगले पार्ट में, यहाँ से करेंगे हम लोग 110 क्वेश्चन इस पार्ट में, अगले जो आएगा फोर्थ पार्ट उसमें 110 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।